नमस्कार मित्रों। महादेवी वर्मा जी की एक छोटी सी कहानी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इस कहानी को आप सब ने जीवन में कभी ना कभी ज़रूर पढ़ा होगा, परंतु जितनी बार भी इस कहानी को आप पढ़िए, इसमें संवेदनाओं का कोई एक नया अंकुर फूटता सा प्रतीत होता है। आशा है आपको ये अच्छी लगेगी। कहानी का नाम है गिल्लू। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर ही अनायास उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वो तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने, स्वर्णिम कली के बहाने वह मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चूहा चुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी हैं, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित और अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काग बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ गई, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। कौवे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंचों का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे रहने ही दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव में पेंसिलीन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगाकर जैसे तैसे उसके मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की दोनों बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक पानी का बूंद टपकाया जा सका। तीसरे दिन तो वो इतना आश्वस्त और अच्छा हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 माह में उससे इसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगीं। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की से लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच की मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता और समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती, तब मेरी ओर अपना ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने उसका अच्छा उपाय खोज निकाला। वो मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ता और फिर तेज़ी से वैसे ही उतरता। उसकी दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैंने गिल्लू को पकड़कर एक लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघु घात लिफाफे के भीतर ही बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में वो कभी कभी घंटों मेज़ पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया
और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर पर पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरे का दरवाज़ा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला गया, मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से नित्य का क्रम हो गया। मैंने कमरे से बाहर जाने पर भी वह खिड़की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की के से भीतर आकर अपने झूले पर झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, पर उनका मुझ में लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इसमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने की कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज़ पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा मुझे। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता, फिर किसी दूसरे को देखकर तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपने प्रिय खाद्य को कितना कम खाता था। मेरे अस्वस्थता में वह तकिया की सराहने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले से सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती थी तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले पर बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वो मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इसी प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू के जीवन की यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर न उसने कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी उंगली पकड़कर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिससे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और के जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पास चिक चिक करती रहती हैं और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए फीकी वह लता उसे सबसे अधिक प्रिय थी और इसलिए उस लघुगात का किसी बासंती दिन जूही के पीताब छोटे फूलों में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।